Okay, students, are you able to see the screen? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. If you have any problem regarding our yesterday's topic, you can ask me. कल के पढ़ाई टॉपिक में अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं. No, ma'am. Okay. So yesterday we started our training down in a pastoral zone. We studied the map which is given near this topic, and now we have to continue with this topic as well. So through Mesopotamian history, nomadic communities of the Western Desert filtered into the prosperous agricultural heartland. अब यहाँ मेसोपोटामियन हिस्ट्री के अंदर आपको समझ में आएगा कि नोमैडिक कम्युनिटीज जो थी, जो वेस्टर्न डेजर्ट में रह रही थी, उन्होंने काफी अच्छी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करी और सरवाइव किया. नोमैडिक कम्युनिटीज वो होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं. नोमैडिक पीपल्स, नोमैड्स जिनको बोला जाता है, खाने की तलाश में, प्रॉपर लाइफस्टाइल की तलाश में, एज इन की फूड, शेल्टर, ये सारी चीजों की तलाश में. तो वो लोग यहाँ पे सेटल डाउन हुए. Shepherds would bring their flocks into the sown area in the summer. Shepherd लोग जो है अपना flocks यानी अपने जानवरों पर जो पूरा झुंड है वो लेकर के आते थे उस एरिया में समर के अंदर. Such groups would come in as herders, harvest laborers or hired soldiers, occasionally become prosperous and settle down. इस तरह के कई सारे ग्रुप्स आते थे herders के तौर पे, harvest लेबरर्स के तौर पे यानी मजदूरी जो करते हैं, किसानी जो करते हैं उनके तौर पे, या सोल्जर्स के तौर पे जिनको हायर किया जाता है, वो लोग आते थे. और ओकेजनली वो यहाँ पर आकर के काफी प्रॉस्परस तरीके से चीजें करते थे और फिर वो वहीं सेटल डाउन हो जाते थे. A few gained the power to establish their own rule. कुछ ही लोगों को जो है पावर मिली थी जिससे वो अपना रूल जो है वहां पे एस्टेब्लिश कर पाए, अपना हक जो है वो वहां पे एस्टेब्लिश कर पाए. अब जो लोग हक अपना एस्टेब्लिश कर पाए, रूल अपना एस्टेब्लिश कर पाए, उनके नाम दिए हुए हैं. These included the Akkadians, Amorites, Assyrians और Armenians. ठीक है, आर्मेनियंस, ये लोग जो थे इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया. You will read more about the rulers from pastoral societies in theme 5. इनके बारे में आप और आगे जाकर के theme 5 के अंदर पढ़ पाएंगे. The kings of Mari were Amorites, whose dress differed from that of the original inhabitants and who respected not only the gods of Mesopotamia but also raised a temple at Mari for Dagon, a god of the steppe. अब क्या है, यहाँ पर जो राजा लोग थे मरी के, वो थे एमोराइट्स. ठीक है, जो हमने भी ऊपर पढ़े हैं, जिन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश करा. इनका जो पहनावा था वो बिल्कुल डिफरेंट था. जो वहां के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स यानी पहले के जो रहने वाले थे उनसे बिल्कुल पहनावा इनका अलग था. लेकिन ये रिस्पेक्ट करते थे मेसोपोटामिया के भगवानों की. इन्होंने वहां पे मंदिर भी बनाए. जो वहां के गॉड थे डगन, जो गॉड ऑफ स्टेप थे, उनके लिए इन्होंने वहां पे मंदिर भी बनवाया. Mesopotamian society and culture were thus open to different people and cultures. इसीलिए मेसोपोटामियन सोसाइटी और कल्चर जो है खुला हुआ था अलग अलग लोगों के लिए और उनके कल्चर्स के लिए. एंड द वाइटलिटी ऑफ द सिविलाइजेशन वाज perhaps due to this intermixture. और इसीलिए यहाँ की जो विविधता है, जो डिफरेंट विविड एक आपको वैरायटी देखने को मिलेगी सिविलाइजेशन की, वो इसी वजह से दिखेगी कि यहाँ पे सारी चीजें जो वो इंटरली मिक्स्ड थी, क्योंकि ये ओपन था अलग अलग कल्चर्स के लिए. समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay. No, ma'am. There is a figure given near this topic. A warrior holding a long spear and a wicker shield. Note the dress typical of Amorites and different from that of the Sumerian warrior shown on page 38. This picture was incised on shell 2600 BCE. अब ये अप्रोक्सीमेटली 2600 BC की फोटो है जहां पर इसकी ड्रेस जो है ये अमोरिट्स जो है, टिपिकल अमोरिट्स जो हुआ करते थे अमोराइट्स, उनके लिए है. यहाँ पे इसने हाथ में एक भाला पकड़ रखा है, एक शील्ड पहनी हुई है. ठीक है, ये पहनावा बिल्कुल डिफरेंट है जो पेज 38 पर दूसरी पिक्चर दी रखी है सुमेरियन वॉरियर की उनसे. ठीक है, तो ये है यहाँ पे जो उन्होंने ड्रेस को लेकर के जो बात कही थी उसका उन्होंने एक वो दे दिया है. अब ये जो चीज है, ये पिक्चर जो है, ये एक शेल के ऊपर इंसाइज थी, उकेरी गई थी. ये शेल जो है अप्रोक्सीमेटली माना जाता है 2600 BCE का है. ठीक है, अब the palace of at Mari of King
जिमरलम 1810 टू 1760 BCE, यहाँ पे पैलेस जो हुआ करता था इस राजा का, यहाँ पर मरी के अंदर, वो पूरा एक आपको मैप सा दिया हुआ है। थ्रोन रूम कौन सा था, इनर कोर्ट हुआ करता था जहाँ अदालत लगती थी, ऑडियंस हॉल अलग था, आउटर हॉल अलग था, एंट्रेंस गेट ये था, यहाँ पे कुआं था, इस तरह की चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। फिर साथ में और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। कोर्ट यार्ड इस तरह के हुआ करते थे, जो जगह होती है, ठीक है। फिर उसके साथ में स्क्राइब्स ऑफिस जो है, वहां पे बेंचेस और क्ले बिन्स जो है वो लगे हुए हैं, जहाँ पे ये लोग टैबलेट्स जो हुआ करती थी वो स्टोर किया करते थे। Then the palace at Murray of King Zimrilim 1810 to 1760, इसके बारे में और ज्यादा डिस्क्राइब किया हुआ है। वर्कशॉप्स एंड किचन्स, किचन इस तरह की हुआ करती थी। लेविट्री एंड बेथ, यानी कि नहाने धोने की जगह इस तरह की हुआ करती थी। रॉयल सूट जो है वो यहाँ पर हुआ करता था कोने में। इसका जो ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, पहले इसको कंप्लीट करेंगे। The great palace of Murray was the residence of the royal family, the hub of administration, and a place of production, especially of precious metal ornaments. अब ये जो ग्रेट पैलेस हुआ था राजा का, ये उसके रहने की, उसकी फैमिली के रहने का जगह थी। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का हब था, एज इन की यहाँ पे सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज, जो ऑफिस वगैरह, वो भी होता था काम। ये जगह था, ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे प्रोडक्शन होता था। स्पेशली प्रेशियस मेटल ऑर्नामेंट्स जो थे, जो महंगे मेटल के ऑर्नामेंट्स थे, उनको भी यहाँ पे बनाया जाता था। It was so famous in its time that a minor king came from North Syria just to see it, carrying with him a letter of introduction from a royal friend of the king of Murray, Zimrilim. अब ये इतना ज्यादा फेमस था इसका पैलेस इन सारी चीजों के लिए कि एक छोटी जगह, सीरिया जो है, नॉर्थ सीरिया, वहां का एक छोटा राजा जो है आया, उसने साथ में एक लेटर लेके आया इंट्रोडक्शन का, जो एक रॉयल फ्रेंड थे, राजा जो थे मरी के, उनके द्वारा लिखा हुआ था। जिमरलम के जो जो ये राजा हैं, उनके ही किसी फ्रेंड ने इंट्रोडक्टरी, एज इन कि इसको अंदर घुसने दो और देखने दो कि किस तरीके से तुम्हारा पैलेस जो है वो किस तरीके का अच्छा बना हुआ है, उसके लिए वो साथ में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जैसे अपन आज के जमाने में बोलते हैं, वो लेकर के वो आया था देखने के लिए। और ये आया था कहाँ से, नॉर्थ सीरिया से। Daily lists reveal that huge quantities of food were presented each day for the king's table: flour, bread, meat, fish, fruit, beer and wine. अब यहाँ पे डेली लिस्ट भी मिली है, जिससे ये पता पड़ता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में, क्वांटिटी में यहाँ पे खाना परोसा जाता था राजा की टेबल पे। उसमें फ्लावर हो, ब्रेड हो, मीट हो, फिश, फ्रूट, बियर, वाइन, ये सब लिस्ट में मेंशन्ड है। He probably ate in the company of many others in or around courtyard 106 and paved white. अब ये माना जाता है कि प्रोबेबली राजा जो है वो अकेले ये सब चीजें कंज्यूम नहीं करता था, वो काफी सारे बाकी लोगों के साथ में भी खाता था। और माना जाता है कि ये या तो अंदर खाता था, ठीक है, या कोर्टयार्ड के बाहर जो 106 पे दे रखा है कोर्टयार्ड, उसके अंदर मेंशन्ड है कि किस तरीके से ये लोगों के साथ में बैठ के खाता था, ठीक है, जो कि व्हाइट कलर से बताया गया है, पेव्ड, यानी कि इसको व्हाइट बनाया गया था। You will notice from the plan that the palace had only one entrance on the north. जैसे कि हमने ऊपर से देखा था, कि आप ये प्लान देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि यहाँ पे सिर्फ एक ही एंट्रेंस है। ये रहा वो इनर कोर्ट जहाँ पे वो बैठ करके खाना वगैरह खाया करता था, 106। The large open courtyards such as 131 were beautifully paved. अब जो इनके बड़े बड़े courtyards थे, उनको बहुत ही beautifully बनाया गया था। The king would have received foreign dignitaries and his own people in 132. और ये माना जाता है कि ये फॉरेन से आने वाले जितने भी सम्मानीय लोग होते थे उनसे मिला करता था, और खुद के लोगों से भी मिला करता था। 132 रूम में, a room with wall paintings that would have awed the visitors. एक ऐसा कमरा जहाँ पे वॉल पेंटिंग्स लगी हुई थी, जो वहां पे विजिटर्स आते थे वो देख करके उसको मंत्रमुग्ध हो जाते थे। पेंटिंग ऑन वॉल ऑफ 132 is given in this figure as you can see on the screen. यहाँ पे जो दे रखा है, ये इस तरह की पेंटिंग्स लगी हुई थी उस कमरे में जहाँ पे बाहर के लोग आकर के बैठते थे। The palace was a sprawling structure with 260 rooms and covered an area of 2.4 hectares. अब ये जो पैलेस था, इसके अंदर 260 रूम्स थे और ये एरिया कवर करता था करीब 2.4 हेक्टेयर्स का। इसके अंदर कुछ दिक्कत आई है द पैलेस ऑफ एट मरी के अंदर, तो आप अभी पूछ सकते हैं। ओके,
The kings of Mari, however, had to be vigilant. Herders of various tribes were allowed to move in the kingdom, but they were watched. अब किंग्स ऑफ मरी जो थे, उनके जितने भी राजा रहे हैं वो काफी ज्यादा अटेंटिव और विजिलेंट रहे हैं. वो भले अलाउ करते थे अलग अलग ट्राइब्स के हर्डर्स को अंदर आने में किंगडम में, लेकिन वो उन पर नजर रखा करते थे. The camps of herders are mentioned frequently in letters between kings and officials. इनके जो कैंप्स हुआ करते थे हर्डर्स के, वो frequently इनके ऊपर लेटर्स हुआ करते थे जिस पर लिखा जाता था. किंग्स और ऑफिशियल्स जो हायर्ड व्यक्ति थे, उनके उनके वार्तालाप यानी कि एज इन कॉन्वर्सेशन जो है आपको मिलेगी देखने को लेटर्स में. इन वन लेटर एन ऑफिसर राइट्स टू द किंग दैट ही हैज बीन सीइंग फ्रीक्वेंट फायर सिग्नल्स एट नाइट sent by one camp to another and he suspects that a raid or an attack is being planned. अब उसी तरह की चीज कि भाई राजा और उसके ऑफिशियल्स जो हैं वो कैसे नजर रख रहे हैं वो ही बताया गया है लेटर के अंदर. एक ऑफिसर जो है वो लिखता है राजा को कि भाई लगातार फायर के सिग्नल जो है रात में देखे जाते हैं. एक कैंप में कोई व्यक्ति जो है वो फायर सिग्नल देता है दूसरे कैंप को, और ये कहीं ना कहीं सस्पिशियस चीज लग रही है कि हो सकता है या तो ये रेड करने वाले हैं, रेड मारने वाले हैं, या फिर ये अटैक करने का प्लान कर रहे हैं. क्योंकि ये दूसरे लोगों को अपनी दूसरी ट्राइब्स के लिए ये ओपन था, तो ये अपने किंगडम में उनको आने दे रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली बात है उन पर नजर रखेंगे कि ये कल को हमारे ऊपर ही अटैक ना कर दें. उस हिसाब से located on the Euphrates in a prime position for trade in wood, copper, tin, oil, wine, and various other goods that were carried in boats along the Euphrates between the south and the mineral-rich uplands of Turkey, Syria, and Lebanon. Mari is a good example of an urban center prospering on trade. अब क्योंकि यहाँ पे ट्रेड बहुत अच्छी तरीके से होता था, इनके पास में काफी अच्छी पोजीशन थी व्यापार करने के लिए, भले वो वुड में हो, कॉपर में हो, टिन में हो, ऑयल में हो, वाइन में हो, या दूसरे गुड्स में हो, ये सारा सामान ये बोट्स पर लाद करके लेके जाते थे. यूफ्रेट्स जो इनकी रिवर थी उसके थ्रू ये लेके जाते थे. जो साउथ से मिनरल रिच अपलैंड्स एरियाज थे, टर्की, सीरिया, लेबनान, वहां पे जाकर के व्यापार करते थे. इसीलिए मरी को एक अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाता है, एक अर्बन सेंटर के तौर पे जहाँ पे अच्छे तरीके से व्यापार हो रहा था. Boats carrying grinding stones, wood, and wine and oil jars would stop at Murree on their way to southern cities. अब अच्छे अमाउंट में बोट्स जो सामान लेकर के आती थी, स्टोन्स हो, वुड हो, वाइन हो, ऑयल जार्स हो, वो रुकते थे मरी पर और फिर वो सामान जो है अपने रास्ते सर्दन सिटीज में ले जाते थे. Officers of this town would go abroad, inspect the cargo. A single river boat could hold 300 wine jars and levy a charge of about 1/10 the value of the goods before allowing the boat to continue downstream. अब ऑफिसर्स जो हैं वो अब्रॉड जाते थे, एज इन उस जमाने में तो यही अब्रॉड था कि वो इंस्पेक्शन करने जाते थे. कार्गो शिप जो हुआ करता था जिसपे बहुत एक ही सिंगल रिवर बोट हुआ करती थी जिसपे करीब 300 वाइन जार्स एक साथ आ सकते थे, उसको वो इंस्पेक्ट करते थे. फिर उसके ऊपर 1/10 वैल्यू लगाते थे जो भी वो गुड्स लेकर के जा रहे हैं. सपोज जैसे वाइन लेके जा रहे हैं तो उसकी जो भी कीमत बनती है उसका 1/10 हिस्सा जो है वो लेकर के एज ए टैक्स के तौर पे अपने इकट्ठा करते थे. वो जब पे कर देते थे तभी ये उसको अलाउ करते थे कि वो आगे जाकर के डाउन स्ट्रीम में फ्लो करे. जैसे कि आज के जमाने में भी हम कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस लगाते हैं जब कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट एक्टिविटी कराई जाती है तो उस पर कुछ कस्टम ड्यूटी लगती है. उसी तरीके से उस जमाने में भी इन्होंने ये चीज कर रखी थी. बार्ले केम इन स्पेशल ग्रेन बोट्स. अब बार्ले जो है वो एक स्पेशल ग्रेन बोट्स में आता था. मोस्ट इंपॉर्टेंट टैबलेट्स रेफर टू कॉपर फ्रॉम अलेशिया, द आइलैंड ऑफ सिप्रस, known for its copper and tin, was also an item of trade. अब टैबलेट्स जो हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखी गई है कि टैबलेट्स जो रेफर की गई थी कॉपर, ठीक है, अलेशिया, फ्रॉम अलेशिया से ली गई थी, जो आइलैंड है साइप्रस का उसको बोला जाता है. वहां से जो अपने कॉपर के लिए फेमस है, कॉपर और टिन के लिए, वहां से ये आइटम ट्रेड किया जाता था. अभी तक पढ़ाया हुआ जितना भी है, किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके. अब ये साइप्रस वाली जो आइलैंड वाली बात रखी गई है ये इसलिए रखी गई है क्योंकि ब्रॉन्ज जो था इनका मेन इंडस्ट्रियल मटेरियल था जिससे ये टूल्स और वेपन्स बनाया करते थे. एज ब्रॉन्ज वाज द मेन इंडस्ट्रियल मटेरियल फॉर टूल्स एंड वेपन्स, दिस ट्रेड वाज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. इसीलिए ये जो व्यापार हो रहा था अलेशिया करके जो जगह है वहां से,
इसीलिए ये व्यापार बहुत इंपॉर्टेंट था. Thus, although the kingdom of Mari was not militarily strong, it was exceptionally prosperous. भले ही जो किंगडम था मरी का वो मिलिट्रली हिसाब से देखा जाए तो वहाँ की वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन फिर भी ये अच्छे से प्रॉस्परस तरीके से काम कर रहा था. ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने इनके पैलेस के बारे में पढ़ा, क्या क्या यहाँ पे इनका प्लान रहा है. एज एन एक शॉर्ट आपको ब्लूप्रिंट सॉर्ट ऑफ दिया हुआ है, कहाँ पे क्या चीज है, कहाँ पे बैठ करके वो खा रहे हैं, कहाँ पे वो लोगों से मिल रहे हैं, क्या एंट्रेंस है, कहाँ पे वेल है, कौन सी जगह को किस तरीके से सजाया गया है, बेसिकली कहाँ पे क्या काम हो रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है. वॉल पे पेंटिंग्स जो है वो कहाँ पे लगी हुई है, किस तरह की लगी हुई है, वो भी आपको बताया गया है. तो ये था किंगडम ऑफ मरी. अब एक्सकवेटिंग मेसोपोटामियन टाउन्स. अब यहाँ जो एक्सकवेशन किया गया है उसका एक बॉक्स दे रखा है जो आपको होमवर्क के तौर पे खुद से पढ़ना है. हम इसको कंप्लीट करेंगे जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं आपसे पूछूंगी कि आपको क्या समझ में आया इससे रिलेटेड. ये आपका एक छोटा सा वीकेंड का होमवर्क है. ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम. No, ma'am. Okay. अब है cities in the Mesopotamian culture. Mesopotamians valued city life in which people of many communities and cultures lived side by side. अब मेसोपोटामियंस की जो सोच थी वो कैसी थी कि वो सिटी लाइफ को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे. यहाँ पे अलग अलग तरह की कम्युनिटीज थी, कल्चर्स थे, जो लोग आपस में साथ में रह रहे थे. आफ्टर सिटीज वर डिस्ट्रॉयड इन वॉर दे रिकॉल्ड देम इन पोएट्री. जब सिटीज बर्बाद हो गई लड़ाई के अंदर, जब वॉर हुआ, तो उसके बाद में ये सारी यादें जो हैं ये पोइट्री के अंदर इन्होंने रिकॉल कर रखी थी, यानी एज इन इन्होंने पोइट्रीज में मेंशन कर रखी थी. द मोस्ट poignant reminder to us of the pride Mesopotamians took in their cities come at the end of the Gilgamesh epic, which was written on 12 tablets. Gilgamesh epic जो है बेसिकली इनके हिस्ट्री और एक इनकी जितनी भी चीजें रही हैं, जैसे कि अभी ऊपर अपन ने पढ़ा कि ये पोइट्रीज के अंदर रखते थे, तो ये भी एक पोइट्री थी जिसको एपिक का मतलब क्या होता है, जो बेसिकली याद करते हुए पुरानी जो वो कथाएं होती हैं राजा की, रूलर की, उसको प्रेस करते हुए, या जितने वॉरियर्स रहे हैं उसके याद में लिखी जाती हैं. तो इनका भी एक गलगामेश एपिक है जो बेसिकली 12 टैबलेट्स पर इन्होंने लिख रखा है. और वो क्यों लिखा हुआ है? अपनी जो यादें रही हैं इनके उस टाइम पीरियड की, उसको याद रखने के लिए, जो पेनफुल फीलिंग्स रही हैं उसको भी याद रखने के लिए. ठीक है. Gilgamesh is said to have ruled the city of Uruk some time after the Enmerkar. माना जाता है कि गिलगामेश ने रूल किया है उरुक के ऊपर करीब एनमरकर के बाद में, कुछ समय के बाद में. A great hero who subdued people far and wide, he got a shock when his heroic friend died. एक बहुत अच्छा हीरो रहा है ये, और इसने काफी लोगों के लिए काम किया है. बाद में इसको शॉक मिला था जब इसका एक बहुत अच्छा दोस्त जो है मर गया था. He then set out to find the secret of immortality, crossing the waters that surround the world. जब इसके दोस्त की डेथ हुई, जो एक हेरोइक फ्रेंड था, उसकी डेथ हुई, इसके बाद में ये शॉक में चला गया था और ये जानना चाहता था कि इमॉर्टैलिटी का सीक्रेट क्या है, क्या जीवन है, एक जो इटर्नल ट्रुथ होता है उसकी खोज में ये निकल गया था. जो पानी है उसने चारों तरफ जो वर्ल्ड को घेर रखा है उसके तरफ ये ट्रैवल करने लगा, एज इन ये वर्ल्ड ट्रैवल करने लगा, समझना चाहता था सच्चाई क्या है. After a heroic attempt, Gilgamesh failed. एक heroic attempt करने के बाद में भी ये fail हुआ. And returned to Uruk. वापस ये उरुक लौटा. Then he consoled himself by walking along the city wall and back and forth. फिर ये अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था. City wall जो थी उस पर बार बार आगे पीछे चल करके समझाने की कोशिश कर रहा था. इसका attempt पूरी तरह से fail हो गया था because he wanted to know the secret of immortality. जो इसको समझ में नहीं आया, he was failed in that. So he was trying to console himself कि हाँ मैं कुछ ना कुछ तो अभी आगे कर लूंगा. He admired the foundations made of the fired bricks that he had put into the palace. अब ये वहां पे वॉक कर रहा है तो ये जो नींव इसने रखी है, जो फायर्ड ब्रिक्स यानी कि बेक्ड ब्रिक्स जो है जो इसने पैलेस के उस जगह पे लगाई हैं, उसको ये एडमायर कर रहा है. ठीक है. It is on the city wall of Uruk that the long tale of heroism and endeavor fizzles out. अब यही सिटी वॉल जो है उरुक की, वहीं पर लंबी कहानियां जो हेरोइज्म को लेकर के लिखी गई हैं उसके बारे में बताया गया है. साथ ही साथ जो चीजें यहाँ पर हुई हैं उनको भी यहाँ पर
स्पेशली जो प्रॉमिस यहाँ पे बोले गए थे उसको भी यहाँ पर बताया गया है, उससे रिलेटेड सिटी वॉल को बताया गया है। गिलगामेश डज नॉट से दैट इवन दो ही विल डाई हिज सन्स विल outlive him, and as a tribal hero would have done, he takes consolation in the city that his people had built. अब गिलगामेश जो है वो इस चीज से बिल्कुल भी नहीं इनकार रहा कि उसकी मृत्यु के बाद में उसके सन जो है उसको बिल्कुल भूल जाएंगे, लेकिन वो ये चीज याद रख रहा है एक ट्राइबल हीरो की तरह कि उसने जो भी चीजें करी हैं वो उसको याद रहेंगी, ठीक है। और इसके आने वाले जो बच्चे हैं, मतलब जो बच्चे इसके सन्स हैं, वो भी ये चीज करेंगे। अब ये अपने आप को कंसोल इस तरीके से कर रहा है कि इसके लोगों ने इसके लिए काफी कुछ करा, इसके लिए जो सिटी इसने बनाई है, द सिटी दैट हिज पीपल हैड बिल्ट, वो उसको देख करके ही अब खुश हो रहा है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके, सो सिटीज इन द मेसोपोटामियन कल्चर, यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है इस टॉपिक के अंदर कि क्या सिटी लाइफ थी, लोगों ने किस चीज को कहाँ क्या इंपॉर्टेंस दी, फिर इनके ऊपर यहाँ पे जब ये सिटी डिस्ट्रॉय हो गई वॉर के अंदर तो उनको कैसे याद रखा गया, पोएट्री के थ्रू याद रखा गया। और यहाँ पे एक प्रॉपर रिमाइंडर के तौर पे इन्होंने गिलगामेश एपिक जो है वो भी देखा गया है। इन द एंड उस एपिक के अंदर बेसिकली जो 12 टैबलेट्स पे है, ये बेसिकली आपके एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है कि गिलगामेश एपिक जो है वो कितनी टैबलेट्स पे लिखा हुआ है, बिकॉज उस समय में टैबलेट्स ही चला करती थी जिसपे ये सारी चीजें लिखा करते थे, तो ये याद रखना है। और गिलगामेश जो है वो कहाँ का राजा था? उरुक का राजा था, और एनमर्कर जो पोएट थे उनके बाद में ही आया था, एक ग्रेट हीरो था। और बाद में ये अपने आप को दूर कर लेता है सबसे, फिर इसका एक फ्रेंड की डेथ हो जाती है, फिर ये निकल जाता है जो सच है ढूंढने के लिए, द सीक्रेट ऑफ द इमॉर्टैलिटी को ढूंढने निकल जाता है। फिर ये पूरा ट्रैवल करने के बाद में इसको सच नहीं मिलता है, मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं होता जो भी इसके अटेम्प्ट्स रहे हैं, इसने बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स किए होते हैं बट ही फेल्ड इवेंचुअली। और फिर उसके बाद में ये वापस अपनी सिटी की तरफ लौटता है और फिर अपने आप को कंसोल करने की कोशिश करता है। जो इस क्या जो पूरा शहर है उस पर ट्रेवल कर रहा है, मतलब एज इन वॉक कर रहा है सिटी वॉल पर, और सोच रहा है अपने जीवन के बारे में कि कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बच्चे इसको कैसे याद रखेंगे नहीं रखेंगे, या इसके जो लोग हैं शहर के, उन्होंने ये इतनी अच्छी सिटी बनाई है, उनको एक देख करके ये खुश हो रहा है। बस यही चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे। आपके पास में एक छोटा सा होमवर्क है जो आपको पढ़ना है इस ब्लॉक को, और इस बॉक्स के अंदर जो भी चीजें दी गई हैं वो आपने पढ़ना है। ये हम चैप्टर के एंड में सारी चीजें जो जितने भी बॉक्स हैं जो छूट गए हैं वो हम कवर अप कर लेंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बट आपने खुद से भी खुद के एफर्ट्स लगाने हैं और इस चीज को पढ़ना है, ठीक है। Apart from this, you have to read this whole chapter. ये पूरा चैप्टर जितना भी हमने पढ़ा दिया है, you have to go through this and you have to collect up your problems related to this chapter, and we will discuss all of your problems on Monday's class. So till then, have a nice day ahead, students. God bless you all. Stay fit, stay healthy.